चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए। हम लोग को पढ़ना है आज, हिंदी बोले थे ना, गोधोली भाग 2। अब गौर से हम लोग देखिए, चैप्टर 1 में लेसन 1 आपको लोग को पढ़ना है। लेसन 1, हल्ला नहीं करो, आवाज नहीं। हिंदी गोधोली भाग 2 में लेसन 1 जो आपको पढ़ने के लिए दिया है वह लेसन है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जाति प्रथा, प्रथा। सुनिए, हल्ला नहीं करिए। आवाज हमको बोलते हैं कि हल्ला नहीं करना। देखिए ध्यान से, अब चैप्टर VVI है, इससे क्वेश्चन आते रहता है हिंदी में, तो हिंदी को हम लोग लपेट लेंगे ऐसी संडे संडे करके पूरा, इस कहानी कहानी। देखिए पहला लेसन आपको भाग 10वां क्लास में जो 2 किताब दिया है पढ़ने के लिए ना, एक गोधोली भाग 2 है, कुछ है गोधोली भाग, गोधोलिका है, चल कुछ है बरनी का, ठीक है वो हमको याद नहीं है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पहला लेसन है। अब देखिए सुनिए इसकी कहानी। श्रम का मतलब होता है काम, क्या होता है? विभाजन का मतलब बंटवारा। किसके आधार पर कर दिया गया है? जाति के आधार पर, उसके काम के आधार पर उसके जातियों को बांट दिया गया है। इसी विडंबना की चर्चा इस चैप्टर में किए हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय को जानेंगे, किसको? तो लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे पूछ देता है कि श्रम विभाजन है क्या? तो निबंध है। श्रम विभाजन क्या है? एक निबंध है। निबंध क्या है मेरे भाई? निबंध है। ये चीज को एकदम याद रखना है कि श्रम विभाजन है कहानी, निबंध है ना, इस प्रकार से और कुछ, तो निबंध हो जाए, क्या हो जाएगा? अब हम लोग इसके लेखक परिचय को जानते हैं कि लेखक परिचय क्या था इसका। लेखक परिचय, लेखक परिचय को समझिए ध्यान से। देखिए याद होगा ना, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? बस इतना ही याद है तुम लोग को? बोलो कस के, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? निबंध का मतलब समझते हैं ना? चलिए आगे बढ़िए। अब लेखक परिचय को समझते। देखिए जो निबंध होता है उसके लेखक को कहते हैं निबंधकार, क्या बोलते हैं? तो इस चैप्टर का जो निबंधकार हो जाएगा, यानी पहला पॉइंट लेखक परिचय में जो हम लिखेंगे, यानी लेखक, इसका लेखक कौन होगा? निबंधकार कौन होगा मेरे भाई? डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इतना बड़ा लिखने का जरूरत है, सीधे अंबेडकर जी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीम राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सुनते रहे, एक एक चीज याद हो जाएगा आपको। बताइए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है मेरे भाई? निबंध है। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं, नहीं सुन रहा ये? चलिए आगे बढ़ते, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। यही आप सुन रहा है ना? लो बदल दिया, कोई दिक्कत? आगे चलिए, अब सुनिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट को समझिए। बताइए लेखक कौन होगा? डॉक्टर भीमराव। अब देखिए अंबेडकर जी के बारे में अगर सुनिएगा तो महान व्यक्ति है ये थे। भारतीय संविधान का इनको जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। लोग को कहना है कि संविधान का जो निर्माण किए हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं, लेकिन ऐसा कोई बात है? संविधान को जब पॉलिटी में पढ़िएगा तो संविधान सभा, यानी संविधान बनाने के लिए एक सभा का निर्माण किया गया था, है ना? उसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, सभी ने मिलकर अपना योगदान दिया और सब ने मिलकर संविधान का निर्माण, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य बातों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोड़े हैं, जिनकी बातों का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या मानते हैं हम लोग? जनक मानते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो संविधान की रचना में सहायता किए थे। तो हमको जो किताब पढ़ने के दिया है वही चीज़ को पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं सुनना है। तो बताइए लेखक कौन हो जाएगा इसका? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? कहानी या निबंध? निबंध है। इसका लेखक कौन है? अब सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब परिवार, एक
पिछड़े जाति में पैदा लेने वाले थे, व्यक्ति थे। इनकी जाति था महार। क्या था? महार, जिसको अभी बोलचाल की भाषा में इधर मोची या डोम कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? मोची या डोम कह देते हैं, लेकिन डोम अच्छा बोले में नहीं लगेगा तो सीधे बोलते हैं महार। किस जाति में पैदा लिए थे? महार में पैदा लिए थे। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था इनका, हल्ला नहीं के, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के 14 अप्रैल 1891 में। एमपी बोले तो समझ जाओगे ना, मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ में? महू में हुआ था। सुनिए मेरे भाई, तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1800 किस राज्य में? कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनिए, आगे चलिएगा तो देखिए इनका जन्म स्थान तो हम लोग देख लिए, जन्म तिथि भी देख लिए। आगे चलिए, तीसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग, जाति इनका। तो जाति अभी बता दिया आपको। जाति क्या था इनका? इनकी जाति थी महार। माँ सही लिखा, इसे महार ऐसे लिखा है ना, हो महार यानी इसको ठेठ में क्या बोलेंगे? डोम लिखा रहा था, डोम ऐसे ना। चलिए अब सुनिए ध्यान से, जाति इनकी क्या थी? महार। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के। कब हुआ था? जाति श्रम विभाजन में जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये क्या है? निबंध। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। ये सबसे ऑब्जेक्टिव आते रहता है, लेखक परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सुनिए, ई भाई साहब के पिताजी का नाम और माता जी का नाम याद करिए। माता का नाम, किनके माता का नाम? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। भीमाबाई, माता का नाम भीमाबाई। माता का नाम क्या था मेरे भाई? आगे सुनिए, पिता का नाम इनका था, चौथा पॉइंट अगर इससे देखेंगे तो पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, ऐसे नहीं लिखाई हो, सकपाल, रामजी सकपाल। को दिक्कत? चलो इतना याद करो पहले। आइए, याद पूरा लेखक परिचय जो हो जाना चाहिए। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? इसका लेखक कौन है? इनका जन्म कब हुआ? जाति कहाँ? जाति, माता का नाम, पिता का नाम याद हो गया। अब सुनिए, आगे चलिए। सकपाल, आगे सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट है। गप नहीं, थोथना फूल जाएगा कुछ ही, कोई बोलो तो फूलेगा तोर। सुनिए, पिता का नाम क्या है मेरे भाई? रामजी सकपाल। अब सुनिए, सबसे बड़ी विडंबना ये था इनके साथ कि इनकी जो शादी है ना, आप लोग मैट्रिक पास होने वाले हैं, यानी आप 27 में जाके पास होइएगा, तो 1 साल पहले ही इनका शादी हो गया। मैट्रिक में पढ़ ही रहे थे, उस क्या कर दिया गया? शादी। यानी इनकी सबसे दुखद समस्या जो था यही था बेचारा का। इनकी शादी कब किया गया था? शादी लिखते हो, इनकी शादी 1906 ईस्वी में। शादी ऐसे लिखा है ना, हो शादी कब हो गया था? 1906 ईस्वी में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई। कब हुआ था शादी बोलो? और यह मैट्रिक 1 साल बाद पास किए जाके, यानी कितना ईस्वी में? मैट्रिक पास किए कब? ये 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास किए। अब सोचिए, अब का लड़कन के शादी हो जाएगा तो चल जाएगा लुधियाना। कहाँ चल जाएगा वो?
आइए बेचारा मैट्रिक पास, आगे शादी किए, मैट्रिक पास किए और बताइए संविधान का क्या बन गए? निर्माता ही बन गए। आगे सुनिए, तो इतना बात याद हो गया आप लोग को? आइए एक बार और हम लोग देख लेते हैं, बिना देखे हुए बताइए। पता है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव। इनका जन्म कब हुआ? किस राज्य में? मध्य प्रदेश के कहा? महू में। क्लियर है भाई? किस जाति के? दलित परिवार में जन्म लिए थे, बेचारे गरीब थे। क्या थे? गरीब थे। लेकिन बहुत ऐसे बात है जो आपको गलती गलती सुना दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गरीब थे बेचारे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार में भी जन्म लिए, लेकिन ये बेचारा यहाँ से लंदन तक पढ़ने गए हैं, अमेरिका लंदन तक पढ़ने गए हैं। तो इनको भेजा कौन होगा? इनके बाद जब दलित परिवार के हैं, एकदम गरीब परिवार के, तो इसको लंदन कौन पहुंचा दिया होगा? आए पहुंचाया ना, यानी कोई गरीब अमीर आदमी ही इसको ले गया होगा। लेकिन तो लोग क्या बोला, आपको अनसन सुनाया जाता है कि इसको गरीब अमीर आदमी ने सताया। अमीर आदमी ने क्या किया? अगर अमीर जब इस पर ध्यान नहीं देता तो ये बेचारा वही पोछा करते रह जाता ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही पोछा करते। तो ये सब चीज़ें जो गलती भावनाएं बच्चों को दिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव दलित परिवारों को अमीर लोगों ने सताया है। तो अगर अमीर लोग आपको सताता, सिंपल सी बात है, आज तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुदे नहीं लिखे हैं कि हमको अमीर ने सताया। वो अपनी हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री को पढ़िएगा तो उनको चीज़ों को अगर जानिएगा, तो जो उनको नहीं जानता है झूठो झंडा लेके निकल जाता है बाजार में और हल्ला करते रहता है। जो उनको जानता है वो कभी झंडा लेके निकल ही नहीं सकता है। उनका मेन लक्ष्य था शिक्षा। क्या था? शिक्षा ही आपको इज्जत दिला सकता है। अगर शिक्षा आपके पास नहीं तो इज्जत कोई नहीं दिला देगा। आप कितनों लाठी पहना लेके घूमिएगा, इज्जत नहीं मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज इतना इज्जत हर वर्ग के लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वह शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है उनके पास बहुत ज़्यादा। इसलिए उनको पूजा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं पूजा। लेकिन आप उसी जाति का बहुत लोग हैं जिनको कोई पूछवो नहीं करता होगा अभी। क्या बात सही है कि नहीं है? तो उनका जो मेन लक्ष्य है शिक्षा को जागाना, सभी के अंदर शिक्षा की भावना को पैदा कर देना, शिक्षित करना। लेकिन उसके मेन लक्ष्य को लोग छोड़कर और उनके झूठों जो वो कहबो ने कि उनकी बातों को धर कर समाज को फोड़ने का काम, समाज को बहलाने का काम लोग कर रहा है। तो इसी चीज़ से बचना है हम लोगों को, इसी चीज़ से बचना है। मेन उनका काम क्या था? शिक्षा। वो शिक्षा पाइएगा, भीमराव अम्बेडकर ऊपर से खुश हो जाएगा। अच्छी बात है कि नहीं, मेरा कोई तो लक्ष्य पूरा कर रहा है। ये झंडा और लाठी लेकर चलना बाजारों में, ये सब ठीक चीज़ नहीं है, सब गलती है। सब क्या है? सब गलती है। अगर वो झंडा लेकर चलते तो आज तक बेचारा पहुँच भी नहीं करते वहाँ जहाँ पहुँचना था उनको। चलिए आगे आइए, हम लोग कहाँ थे? बता, इनके पिता का नाम क्या था? राम जी। माता का नाम क्या था? भीमा। मैट्रिक का पास किए 1900। और इनका शादी कब हो गया था? इनका पत्नी का नाम क्या था? रमा। कोई दिक्कत? अब आगे आइए, देखिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। इतना बात तो हम लोग जान गए। अब देखिए इनकी भाषण सुनिए ध्यान से। इनका पहला भाषण का आयोजन जो हुआ, सम्मेलन जो हुआ, लाहौर में हुआ 1936 ईस्वी। कितना ईस्वी में? यानी 7वां पॉइंट अगर हम जानेंगे लेखक परिचय में भीमराव अम्बेडकर से, तो अरे नजर पड़ गए ना हासित तो बर्बाद कर दो। वो चिन्ह है ना, पढ़ यहाँ चुपचाप, कुछ ही बोलते हो। हाँ, 8वां पॉइंट जानिए। देखिए इनकी पहला भाषण, जब ये लौट के आए, पढ़ लिख कर आए, तो इनका जो पहला भाषण हुआ वह लाहौर में, पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में, उस समय भारत में थी। कहाँ थे? क्योंकि भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बट के अलग हुआ है। और ये 1936 में ही इनका भाषण का पहला आयोजन हुआ था। कहाँ? पहले के भारत में लाहौर था, आज वर्तमान में कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। तो इनकी पहली भाषण, प्रथम भाषण का आयोजन कहाँ हुआ मेरे भाई? कहाँ?
लाहौर में कब हुआ? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में हुआ था। देखिए इनका एक भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ था, इनकी व्याकरण मैंने बहुत प्रसिद्ध, उसको बहुत इज्जत मिला, बहुत लोग उसको सराहे, जिसका नाम था द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, द इनहेलेशन ऑफ, जो इंग्लिश भाषा में थे। किस में थी? इसका हिंदी में अनुवाद ललाई सिंह यादव ने किया। कौन किया? तो ये सभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो 9वां पॉइंट हम लोग जानेंगे इनके विख्यात भाषण यानी प्रसिद्ध भाषण। प्रसिद्ध भाषण कौन था इनका? द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑफ कास्ट, कास्ट जो किस भाषा में थी भाई? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में था। इसका हिंदी में रूपांतरण कौन क्या था? एक में लिख दें, लिख देते हैं, नोट मार के एजे पढ़ी, एजे लिख देते हैं द इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद ललाई सिंह यादव ने किया था, याद रहेगा? तो बताइए इनकी प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या है? द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो किस भाषा में थी और उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया? ललाई सिंह। चलिए अब देखिए इनकी और प्रसिद्ध भाषण हुई, इनकी जो रचना थी और प्रसिद्ध रचनाएं थी इनकी, द हुआर, फिर द सुधराज, है ना। इसे बहुत सारा औथ है, लेकिन मुख्य रूप से यही चीजों को आप याद रखिए। किसको? कि इनकी जो प्रसिद्ध भाषण थी द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? ललाई सिंह। आइए एक बार याद करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे, पढ़ लेंगे क्या क्या ये पढ़ाने। बताइए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? इसका लेखक कौन है? आगे बताइए जन्म कब हुआ? किस राज्य में हुआ? कहाँ हुआ? महू में। कहाँ? किस जाति में हुआ? एक दलित परिवार, महार जाति, जिसको डोम कहते हैं। माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? शादी कब हुआ? किससे हुआ? मैट्रिक का पास किए? क्लियर है ना? हो प्रथम भाषण का आयोजन कब हुआ? कहाँ हुआ? वर्तमान में लाहौर कहाँ है? चलिए इनका प्रसिद्ध भाषण कौन था? किस भाषा में था? इसका हिंदी में रूपांतरण ललाई सिंह। चलिए इतना बात लिखिए तो फिर और बता देते हैं, जल्दी से लिखिए तो फटाफट लिखा जाए। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, चुपचाप लिखिए। जल्दी करो भाई। अरे उतार ले, देखिए जंटवा, हल्ला करके गप करके उतारना जरूरी तुम लोग को नहीं ना? सूझ नहीं रहा है? पूरा ना उतारेगा था, आधा उतारेगा। अच्छा ऊपरे करे, निबंध ऐसे लिखा है, थुनमा फुला दो, लेखक परिचय नहीं रे।
ये तो लिखेला है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। उतर गया भाई, थोड़ा फास्ट उतारे, फास्ट कीजिए। चलिए आगे कर रहे हैं। नीचे करे हो क्या लइकन है तो इन सब जी। करते पर भाषा लिख दिए जी, भाषा लिखो, ये सब देखने तुम लोग। भाषण ऐसे कर दो, एगो प्रथम भाषण का आयोजन लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। करे ऊपरे लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए। पूजा करके आओ शनि भगवान के, तो नहीं सब कुछ एतवार, कौन एतवार के कोई कर पूजा होता जी? सूर्य भगवान के। तो आदित्य देवा का पूजा करके आइए तो ग्रह बचा रहेगा। उतर गया मेरे भाई? अरे तो के बरस में उतारेगी हैं? जल्दी उतारिए। याद हो गया ना? पूरा याद हो जाएगा हिंदी है जे। ऐसे हिंदी ज़्यादा अच्छा हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन पढ़ा देंगे इतना कि तुमसे छूट भी नहीं करे। बाकी अच्छा पढ़ाए वाला से अच्छा हम पढ़ा देते हैं, यही वो फेरा है मेरे में। ठीक, आइए। प्रसिद्ध भाषण कौन है मेरे भाई? यानी इसको पूछेगा विख्यात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको कौन भाषा में थी? अब चलिए इसका हिंदी में रूपांतर कौन किया था? अब सुनो, इनका प्रसिद्ध रचना भी है कि वो पॉइंट लिखा दिए हो 9, 10वां देखिए। देखिए इनका प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध रचना जो है वो भी जान लीजिए थोड़ा। देखिए प्रसिद्ध रचना में द आर हु आर दे, हु आर हल्ला नहीं, हु आर दे हो गया। उसके बाद हु
हु आर सुधराज, 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 फिर द अनटचेबल, द अनटचेबल, उसके बाद द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, ये इनकी प्रसिद्ध रचना हुआ। पहला बोलो, हु आर दे, हु आर सुधराज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन, याद हो गया? एक बार बोलिए तो, पहला, दूसरा, द अनटचेबल, अगला, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन, ये इनकी प्रसिद्ध रचना हुआ। लेकिन सभी रचनाओं में जो सबसे विख्यात हुआ वो कौन हुआ? जो सबसे प्रसिद्ध जो भाषण हुआ उनका कौन हुआ? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। जो अंग्रेजी था तो इनका सब अंग्रेजी में, देखिए ना, जितना भी देखिए सब अंग्रेजी में, हु आर दे, हु आर, तो सब तो अंग्रेजी में लग रहा है, सब अंग्रेजी में इनका इरादा था। लेकिन इसका अनुवाद ललाई सिंह यादव किस में कर दिया? हिंदी में। अंततः बेचारा का क्या हो गया? निधन हो गया। 1956 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, बिलट गए बेचारे। कितना ईस्वी में बिलटे? यानी मृत्यु, मृत्यु कैसे लिखा हो? मर गए, मर गए। कब मर गए मेरे भाई? 1956 ईस्वी में। और ये दिल्ली में इनका निधन हो गया। दिल्ली में क्या हुआ? निधन हो गया। आप लोग शुद्ध से लिखिएगा, मर गए न लिखना, तो सब उतार लीजिए। हारी साहब, हेलो, हाँ हो, पढ़ावी थी हो, देवे 11 बजे। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए बाबू उतर गया, जल्दी से उतारिए। प्रसिद्ध रचना और मृत्यु इनका उतार लीजिएगा। निधन कब हो गया इनका बोलो? मर गए, ठेठ में समझो। कितना ईस्वी में? दिल्ली में। कहाँ चल गए बेचारे? राम के प्यारे हो गए, भीम राम, राम के प्यारे हो गए बेचारे। देखो, मरने का इनका मेन रीजन था ना, एक मौसी को देख लिए वो मर गए। हार्ट अटैक के मौसी को देखते ही बेचारा मर गए। पूछ रही है कैसे मर गए? तो यही रीजन था कि तुम्हारे मौसी उनको नजर पड़ गई और देखे बाप रे बाप, ऐसा चेहरा नहीं देखे थे, वो मर गए। क्लियर है? चलिए आ जाइए। याद हो गया बाबू आप लोग को? याद नहीं तो कुछ नहीं, पहले याद, बार बार हिंदी में तो थोड़ी पढ़ते रहेंगे। चलिए एक बार पूछते हैं, जरा बताते जाइएगा। कोई दिक्कत? डिलीट किया जाए इसको? चल मेरे भाई बताना सब लोग। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा एक लेख है कि निबंध है? बहुत सुंदर। इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मैं क्या पूछा, कहाँ हुआ? एमपी के। कब हुआ? बहुत सुंदर, बोलना है छुटकी, उठा के लंबा कर देंगे। अगला सुनो। हे हंसता तुम लोग, हमरो हंसी आ जाता है यार, तुम लोग हंसी इतना प्यारा कि हमको भी हंसी आ जाता है। सुनिए अगला है, अगला बताइए। इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम? अच्छा बता, किस जाति में जन्म लिए थे? गरीब थे ना हो। आगे सुनिए। लेकिन गरीब रहे ना तब इसी को ना जज्बा बोलते हैं। गरीब में पैदा लेना कोई गलत नहीं है, स्वाभिमान की बात है जो गरीब में पैदा लिए, क्योंकि अमीर बनना एक चांस रहेगा, लेकिन अमीरे में पैदा लेंगे तो फिर बनेगा कुछ ही। कुछ करने के लिए है, धरती पर नाम कमाना है तो कहाँ पैदा लेंगे? ये सब बेफालतू की बातें हैं। किसकी बातें हैं? अरे भाई हमको मुकेश अंबानी जन्म दे देता तो क्या दिक्कत था? हो है मर्दे, वहां से और आगे बढ़ जाते हम ना, हो करेला हमको कुछ नहीं रहता, हो आगे हम बढ़ते। लेकिन झूठो झूठो के नेतवन हम लोग को पगला दिया है। 4 को मोटिवेशनल बन, जो मोटी न देते चलता यूट्यूब पर मोटिवेशन करते चलता है
कि गरीब में पैदा लेना स्वाभिमान की बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए है। कपार है करने के लिए, कुछ ही करने के लिए रहेगा रे, कुछ हाइए नहीं तो करेंगे कुछ ही। अब बताओ, लेकिन अमीर रहते तो हम हजारों काम कर सकते थे ना हो। मेरे पास करोड़ों करोड़ पैसा रहता तो गरीबों में जाके पैसा बांटते, गरीबों के लिए उन्हें हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते, 2 लाख ओकरा दे देते, कैंसर हॉस्पिटल बनवा देते, बहुत सारा काम करते ना हो। आइए अब इधर आइए, लेकिन इसे फेरा में नहीं रहना है। अब गरीब पैदा लिए हैं तो भाई कमाते कमाते ही मर जाता है आधा आदमी। चलिए आइए लोग, हमको इधर सुनिए अब। हाँ पूछ रहे थे जाति में लिए थे ना हो, जानते हो ये बेचारा बहुत टैलेंटेड थे हो, डॉक्टर भीमराव बहुत टैलेंटेड थे। कैसे सुनिए, स्कूल में पढ़े जाते थे ये। अन्याय तो बेचारा सतह होवे किया है, समझिएगा बात को, अन्याय हुआ है, लेकिन अन्याय कोई अन्याय नहीं ना माने, ये कहें कि हमारे लिए पॉजिटिव है। अन्याय को अन्याय मान लेंगे तो फिर गड़बड़ है, हम उस लायक हैं तो हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बेचारा इसको कहें कि इसको लेकिन हम बदल देंगे, हम इसको बदलेंगे। स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो इनको पढ़े नहीं दिया जाता था, क्योंकि दलित परिवार से था। कहा यह जाता था कि दलित अगर चलता है रोड पर तो रोड छुआ जाता है, तो उसको तुमको बाढ़ते चलना पड़ेगा। तो इस तरह थोड़ा एक समस्या तो थी, क्रूरता तो बढ़ती गई थी पहले अमीरों के द्वारा, थोड़ा सा तो बढ़ता गया है, इसमें से इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन गलत था ये। लेकिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर इतना बाधा के साथ भी आगे बढ़े। कैसे बढ़े भाई देखिए, स्कूल जब पढ़ने जाते थे वो तो क्लासरूम में एंट्री नहीं मिलता था उनको, क्योंकि तो उनको पोछा के काम दे दिया गया। पोछा समझते हैं ना, पोछा दो पोछा, तुम स्कूल में क्या देगा, पोछा झाड़ू बाड़ू करो, सफाई तफाई करो। लेकिन जब क्लास चलता था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वाह, उस क्लास के गेट के पास ही मड़ियाते रहते थे, वो जो बड़ी साफ उफ करते रहते थे, और जो पढ़ाया जाता था वहीं सुन लेते थे एकदम ध्यान से। और सुन के दिमाग तो इनका फर्स्ट क्लास का था, एक बार याद कर लेते थे तो दोबारा भूलने के कोई चांस नहीं था, तो बातों को याद हो जाता था। अब एक ऐसा वक्त आया कि स्कूल में चेकिंग आता है ना जी, चेकिंग आ गया, बड़ा साहेब आ गए, चेकिंग आए और क्लास में डायरेक्ट चल गई। अब कहेंगे बच्चों से सवाल पूछा जाएगा, तो जब सवाल पूछे वो बच्चों से कोई जवाब ही नहीं दे पाया। जब जवाब नहीं दे पाया तो टीचर को झाड़ने लगे, क्या पढ़ाते हैं आप लोग, सिर्फ सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नजर पड़ गया कि अरे सर को डांट रहे हैं गुरुजी को हमारे। पहुंचे वहां, सर मेरे को ये सवाल का जवाब आता है। कौन हो तुम? तो हम पोछा देने वाले हैं, झाड़ू बाड़ू करते हैं, फूल उल पत्ती उत्ती को पटाते हैं यहाँ, तुमको कैसे पता है? तो सर पूछे ना, हमको आता है सवाल का जवाब। तो जब पूछे तो दम व्याख्या कर दिए, दम इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए कि हचका गया हो, करे जब इसको आता है तो इन लोगों क्यों नहीं आ रहा है। तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसी टीचर को, जो टीचर उसको क्लासरूम में पढ़ने नहीं देता था, उसको बचा दिया। कहें कि यही सर पढ़ाए हैं। मैं जब बाहर में पोछा करता तो इनकी बातों को सुना करता था, और सुनकर मेरे को याद हो गया सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सर में कोई कमी नहीं, सर लड़कर ही नहीं पढ़ता तो हम क्या करें, मैंने लड़कर में गलती है सर। तो उस साहब को भी विश्वास होगा कि सही बात है, टीचर बहुत अच्छे हैं, टीचर्स जितने यहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जब इस बंदे को याद हो गया है, इसका मतलब लड़कन खचरा है। लड़कन क्या है? तो वहां पर टीचर को बचा लिए। कौन? डॉक्टर। तो बहुत तेज दिमाग के थे भाई। संविधान को एक बार जला दिया गया था, पूरा इनको दिमाग में याद था। संविधान जो पूरे दिमाग में याद था, कहा जला दो, हजारों जलाओगे मैं हजारों लिख दूंगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर है यहाँ टेंशन। तो संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर बैठे हुए थे, इसलिए सबको गर्व था कि बंदा भुला जाएगा तभी या फट जाएगा तभी भी लिख देगा, ये पूरा चीज भी याद कर लिए थे, है ना हो। तो ये था भीमराव अम्बेडकर। एक महान हस्ती के बारे में इसमें पढ़ना है, जो एक निबंध लिखे हैं दुनिया को जगाने के लिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और
श्रम बने काम, विभाजन में विभाग। जाति के आधार पर जो काम बांटा गया है ये गलत है, यही विडंबना की बात इस चैप्टर में करेंगे। तो इतना बात आप लोग याद हो गया है ना। एक बार जल्दी से हम लोग सुनेंगे, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए आइए। तो मेरे भाई, क्लासरूम में नहीं याद हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा। बताइए, श्रम विभाजन में जाति प्रथा क्या है? एक साथ में सब लोग बोलेगा। इसका लेखक कौन है? जन्म कब हुआ? कहां हुआ? जाति क्या था इनकी? माता का नाम, पिता का नाम, शादी कब हुई? वाइफ का नाम इनकी। वेरी गुड। मैट्रिक कब पास किए? प्रथम भाषण कितना ईस्वी में? इनका प्रसिद्ध भाषण यानी सबसे विख्यात भाषण कौन है? किस भाषा में थी? इसका हिंदी में रूपांतरण? प्रसिद्ध रचना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कब मर गए? कोई दिक्कत है यहां तक? टाइम याद हो गया ना? नींद में भी याद कर लीजिएगा सर। ये इतना रटावे वाला एक करेजा ना चाहिए जी, बोलते बोलते कांटे फट जाएगा होकर। अब आइए हम लोग, ये क्या लिखा गया था इसमें, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। देखिए, अच्छा प्रेरक व्यक्ति छोड़ दिए। देखिए इनका, हाँ प्रेरक व्यक्ति बता देते हैं। प्रेरक व्यक्ति इनका बुद्ध थे, ज्योतिबा फुले थे और कबीर। कौन थे? तो वो लिख लीजिए, लिखना जरूरी है, वो चीज लिख लीजिए। हाँ बात सही है, याद दिला दिए आप लोग। लिखिए अगला केमा पॉइंट बढ़ा। हाँ लिखिए कुछ। देखिए वो सब इंपॉर्टेंट चीज को हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे चीज है इनके बारे में पढ़ना। ऐसे मैं यार छोड़ो ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है बहुत सारे चीज है। ये वो विवाह किए तो वो बताए हम तुमको, कितना विवाह किए हैं उसके बारे में नहीं बताए। इनका बाल बच्चा के बारे में बताए, तो जो नहीं है उसको हम बेफालतू चीजों को नहीं पढ़ाते हैं। आइए तो लिखिए इनके जीवन में प्रेरक व्यक्ति, 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 इनके जीवन में प्रेरक व्यक्ति। 10 मार्क के लिखिए। पहला पॉइंट में बुद्ध, बुद्ध पहला लिखिए बुद्ध, बुद्ध। दूसरा लिखिए कबीर, दूसरा लिखिए कबीर। और तीसरा लिखिए ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा राव फुल्ले, ज्योतिबा राव फुल्ले, ज्योतिबा राव फुल्ले। चौथा लिखिए ज्योतिबा राव फुल्ले। चलिए मेरे भाई, VVI क्वेश्चन में छूट गया था, ये तो मस्त है ना, एक नंबर चीज था यार। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? जो ये हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। देखिए मेरे भाई, हल्ला नहीं कर, सुनिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में तो बता ही दिए। श्रम विभाजन, जाति प्रथा क्या है? निबंध है। तो देखिए निबंध क्या है मेरे भाई। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इस युग का मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रहा है, इस शिक्षित की जो युग चल रही है, इसमें भी ये विडंबना है, दुख की बात है कि आज भी जातिवाद को मानने वाले की कमी नहीं है, भरपूर ढेरी लगा हुआ है जो जातिवाद को मानते हैं। ये विडंबना बता रहे हैं, दुख की बात है। फिर कहते हैं इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, कई आधारों पर इसका क्या करते हैं? साथ देने वाले हैं कि नहीं जातिवाद सही है, उसका आधार मानते हैं कि इस प्रकार से सही है। समर्थन का एक आधार यह है, कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आगे कहता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मेरे भाई अब सुनिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि आज का जो सब समाज है वही चाहता है कि कार्य कुशलता के लिए काम का बंटवारा तो है, लेकिन जो जातिवाद के आधार पर किया गया है यही सबसे दुखित समाचार है हमारे लिए। क्योंकि हमारा नॉलेज
हमारे अंदर क्षमता इंजीनियर बनने का है, हमारे अंदर क्षमता पूजा कराने का है, हमारे अंदर क्षमता डॉक्टर बनने का है, हमारे अंदर क्षमता किसानी करने का है, लोहा पीटने का हमको हमारे अंदर क्षमता है कि हम लोहा का कार्य कर सकते हैं, लकड़ी का कार्य कर सकते हैं, चाहे मट्टी कोड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो हमारे जो इच्छा करेगा वो काम करेंगे। लेकिन ये जो जातिवाद के आधार पर उसके कामों को विभाजित कर दिया गया, यही गलत है। ये थोप दिया जाता है कि आप इस जाति में जन्म लिए हैं तो आप इसी जाति का क्या करिएगा, काम करिएगा। जैसे जो लोहार में पैदा लिया है, लोहार में वो लोहा का काम करेगा, जो बढ़ाई में काम लिया वो बढ़ई का लकड़ी छीलने का काम करेगा। तो ये थोप दिया गया बेचारा पर कि आपको कितनो नॉलेज है, आप किसी लायक हैं, आपको सिर्फ वही काम करना जो आपके पिताजी करते आ रहे हैं, जो आपके जाति के लिए बना है वही काम करना है। तो ये डॉक्टर भीमराव कहते हैं कि ये विडंबना है जी, ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके योग्यता के आधार पर कामों के बंटवारा होना चाहिए। योग्यता, हमारे अंदर योग्यता, डॉक्टर बनने का तो हमको डॉक्टर बनने दिया जाए, हमारे अंदर पूजा करने की नॉलेज है, पूजा करा सकते हैं तो हमें पूजा कराने दिया जाए। लेकिन यहाँ तो जो काम है वो किसके आधार पर बांट दिया गया है, जाति के आधार पर। यानी जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो जाति का है वो काम आपको करना है इस धरती पर। अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा है। अब देखिए पंडित जी भी टेम्पू चला रहे हैं, न चला रहे हैं, छोटे नीचे के कास्ट भी पूजा करा रहा है। तो अब सब चीज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब देखिए, आइए, जाति को लोग अगर ज्यादा मानने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा रूपरेखा हम दिखा देते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं ना सब जी, जाते हैं, और सबसे बड़ा कुंभ मेला लगा था, याद करिए, लगा था कि नहीं लगा था। तो उसमें पूछा था कोई कि पनिया में कौन जाति का नहारा है, नहीं पूछा था। आप डुबकी लगा रहे हो, जो भी डुबकी लगा के आ रहा है। तो वहां तो जातिवाद आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप पर्सनली हटते हैं तो आपको जाति दिखने लगता है। तो यही सब है जो थोड़ा अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। ले हटाइए उस बात को। तो बताइए, जाति प्रथा ही जाति श्रम विभाजन का दूसरा, लोग इसको गलत माने, क्या माने हैं, गलत। आगे कहते हैं इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। देखिए, जो समर्थक था उसका कहना था कि कोई गलत नहीं है, जाति के आधार पर ही कामों का बंटवारा होनी चाहिए, जो जाति का है वही काम करेगा, उसको काम दे दिया गया है। लेकिन आगे चलकर यही जो चीजें हैं, काम के आधार पर तो काम तो मिल ही गया बेचारा को जाति के आधार पर, लेकिन श्रमिक माने जो काम करने वाले होते हैं उसका भी बंटवारा कर दिया गया जाति के आधार पर। जैसे लोहार का बेटा जो है के अंदर इतना क्षमता है कि वह इंजीनियर बन सकता था, लेकिन उसको नहीं बनना है, वो अपनी इच्छा का काम नहीं कर सकता बेचारा, क्योंकि वह किस जाति का है। और यहां हमारे देशों में किस आधार पर काम बांटा गया है, जाति के आधार पर। इसलिए आप इंजीनियर, आप अपने दिल के अंदर उस नॉलेज को दबा के रख लीजिए, आप नहीं कर सकते। तो ये सारा गलत था। श्रमिकों का विभाजन भी हो गया। तो आगे चलते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के लिए के भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक विभाजन नहीं करनी चाहिए। जो उनका इच्छा है उनको काम करने दिया जाए। जो जाति के आधार पर बेचारा को बांट देंगे, जैसे देखिए अभी हमको पढ़ाने का इच्छा है, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वाला समाज पहले वाला में चल जाते तो हो सकता था कि हमें नहीं पढ़ा दिया जाता, क्योंकि आप फलना जाति के हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, आप पूजा नहीं करा सकते हैं, आप पूजा नहीं करा सकते हैं, आप पूजा नहीं करा सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब का क्या है समाज हमारा कि आपको जो इच्छा है वो करिए, आप मनचाहा काम कीजिए, लेकिन और वही काम सफल होती है जो मनचाहा होता है। क्या होता है? मनचाहा। जो हमारा मन कर रहा है वो काम करते हैं तो उसमें हम मन से दिल लगा के करेंगे। लेकिन जो थोपा हुआ काम है जाति के आधार पर, ये क्या है, एकरा में सफल नहीं हो सकता है सब समाज। आगे चलिए,
भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। क्या करा देती है? ऊंच नीच करा देती है। ये हमारी भारत की जाति व्यवस्था, जो जाति प्रथा है, ये खाली श्रमिकों को नहीं बांटा है, उसके कामों को नहीं बांटा है, ये भी करवा देता है कि कौन ऊंच है और कौन नीच है। नीच आदमी ये काम करेगा, नीच जाति वाला ये करेगा, ऊंच जाति वाला ये करेगा, बीच वाला ये करेगा। तो ये बांट देता है, ऊंच नीच की भावना भी पैदा कर दे रही भारत में। खासकर विदेशों में, अन्य देशों में ये सब व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये बात कहना है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ऐसी व्यवस्था सिर्फ कहाँ पाई जाती है? भारत में। तो इस पूरे अगर पैराग्राफ को हम लोग देखे हैं तो यही पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन किया गया है, इसको एक विडंबना के रूप में देख रहे हैं, बुरे स्थितियों के रूप में देखते हैं। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके क्षमता के आधार पर उनको काम मिलना चाहिए, काम की बंटवारा जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी सब समाज नहीं रहेगी, वह सब समाज बन जाएगा। आप शिक्षित हैं लेकिन अशिक्षित वाला काम आप कर रहे हैं। इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कथन था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है दोस्त। देखिए अगला कहता है, सुनिए ध्यान से, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को क्या माना जाए? श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह स्वाभाविक विभाजन मैंने शुभेच्छा के आधार पर यह गलत है मेरे भाई, यह अच्छा विभाजन नहीं है। अगर आप मानते हैं कि जाति प्रथा ही के आधार पर ही काम लोगों को मिलना चाहिए, काम की बंटवारा होनी चाहिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यह गलत है। आप किसी के इच्छा से खेल रहे हैं। आपकी जो इच्छा है उसको करने दीजिए, तभी आपके देश का विकास संभव है, अन्यथा आपके देश का विकास रुक जाएगी। जैसे आप समझिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति के हैं। अगर इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता, पढ़ने का अधिकार, तो क्या इतने अच्छे महान पुरुष हमको मिलते? नहीं मिलते, देश को नहीं मिलते। एपीजे अब्दुल कलाम अलग जाति के हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जातियों के हैं जो हमारे देश को ऊंचा स्तर तक ले गए हैं। तो जाति ठीक है, रहो दो, जाति से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना रखिए, खुश रहिए जाति, लेकिन काम का विभाजन आप जाति के आधार पर नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो किताब में वही बात बता रहे हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अभी मैंने आपको बताया रुचि के खिलाफ है ये। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्या कर सके? स्वयं कर सकते। उसको कोई उस पर थोपिए नहीं कि बाबूजी आपका काम लकड़ी फाड़ने के करते हैं तो आप भी लकड़ी फाड़ने का काम कीजिए। जैसे एकरे में बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो काम चाहते हैं करना वो काम कर सकते हैं हमारे देश में। लेकिन यही चले जाइए थोड़ा सा बहुत पीछे तो आपको ये समझ में आता कि आप अगर फलना जाति के हैं, आपका पिताजी का काम ये है, तो आपको किसी मजबूरन बस आपको यही करना पड़ता। आप आज पढ़ रहे हैं जो पढ़ते नहीं, ये था हमारा स्थिति हुई। लेकिन लोग इसे बुरा माने, कहें कि नहीं बात तो सही है भैया, ये तो होना नहीं चाहिए। सब लोग कार्य कुशलता यानी उसकी क्षमता पर उसकी सीमा को इतना विकसित करेंगे कि अपनी स्वेच्छा से अपने कामों को चुनेगा। इंजीनियर बनना चाहते इंजीनियर बने, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, वैज्ञानिक बनना चाहते वैज्ञानिक बन जाओ, पुजारी बनना चाहते पुजारी बन जाओ, कुछ बनना है तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के पर शिक्षण या अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता
के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कितना बुरा बात था ये। अभी बंदा पैदा नहीं लिया है और पता है कि इसकी फलाना बाप किस जाति का है, वहीं हो गया कि जो पैदा लेगा तो यही काम करेगा, ये फिक्स है कि मेरा बेटा मोची है तो वही कुछ सिएगा, चप्पल सिएगा, चमड़ा के काम करेगा, बेलदार है तो मट्टी कोड़ेगा, ये फिक्स हो गया। पुजारी है तो पूजा करेगा, तो अनेक प्रकार की चीजें कर देगी। तो ये देखिए बुरा बात था कि नहीं था। इसी चीज को विडंबना बताते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला पैराग्राफ कहता है कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण, हल्ला नहीं कीजिएगा, जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बेचारा मजबूरन इस कामों को करते रहता है, दिल पर पत्थर रख के कामों को करता है। मन लगे चाहे मत लगे, आप काम को करते रहिए। आप कितने नॉलेजफुल है, आप उस काम को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई व्यक्ति इतना तेज है कि देख कर कह रहा है कि इससे लाख गुना अच्छा हम पढ़ाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा जाति ही अलग है, मेरा पेशा तो यही है, हम कर नहीं सकते हैं। तो बेचारा दिल पर हाथ रख के, पत्थर रख के सो गया कि हमको तो यही करना है। लेकिन जिसके अंदर क्षमता नहीं है और वो काम को कर रहा है, तो ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। अब कहता है, अब बताइए ना भाई, सोचिए कि एक ही काम करने वाला एक जाति है और जाति में हजारों काम, जैसे नाई समझते हैं ना, ठाकुर जो बाल काटता है एक गांव में, अब ठाकुर बाल काट सकता है, एक गांव में 10 गो ठाकुर हो जाए। अब बताइए उसको काम मिलेगा, उसे घर में काम मिलेगा? सबको संभव नहीं है। अब वही गांव में काटना है, क्योंकि अगला गांव में काटे तो मारे लगे गाँव वाला आदमियाँ, तो हम कहाँ जाएंगे, हम मरेंगे। तो अब सोचिए कि नाई बेचारा भूखे मर जाएगा, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है, उसके पास रोजगार अब है ही नहीं है, तो बेचारा भूखे ही मर जाएगा। लेकिन अगर जाति के आधार पर नहीं रहता तो उसके पास चॉइस रहता, तो अच्छा हम सब्जी बेच लेंगे, टेम्पू चला लेंगे, है ना, खेती कर लेंगे, कुछ करके हम खा लेंगे। लेकिन अब बच्चा उरा काटना है तो बाल काटना है। अब गांव में 10 गो हो गया तो कैसे काटेगा, बेचारा के काम ही नहीं है, तो भूखे मर जाता है आदमी। तो ये गलत जो व्यवस्था बनाई गई थी, गलत व्यवस्था थी। आगे चलिए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अचानक परिवर्तन हुई है हमारे समाजों में, क्या हुई हमारे, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने का अलावा क्या चारा रह जाता है मेरे भाई। अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है और हम इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो एक ही चांस बचता है कि जाए कुआं में कूद के मर जाए। कुआं में कूद के क्या करेंगे, और भूखे कितना देर रहिएगा यार। 10 गो फैमिली है, आपके पास कोई काम नहीं है, सभी बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, खाना मिल नहीं रहा है आपको, और दूसरा काम आप कर नहीं सकते हैं। यानी हमारी समाज कितनी क्रूरतापूर्ण थी, थोड़ा इसका कल्पना आप कीजिए। एक बंदा चिल्ला चिल्ला के मर रहा है, भूखे मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन दूसरा उसको काम नहीं करने दे रहा है। हमारी समाज कैसी निरंकुशवादी था ना, मर जाओ, तुम्हारी छोटा बेटा मर जाए, तुम मर जाओ, लेकिन काम तो वही करना भैया। लेकिन बताइए ये शिक्षित आदमी के लिए शोभा देता है? यही कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने कोई भूखे मर रहा है और कोई खाना खा रहा है, कोई 8 रंग की खाना खा रहा है, कोई को बेचारा कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? अगर इसके पास काम रहता तो काम करके खा लेता, लेकिन काम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जाति पर बांट दिया गया काम कि आप यही कर सकते हैं, और उस काम की कमी है, वो काम देने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। महीना में 2 दिन काम मिलेगा, बाकी दिन ऐसे ही, तो 2 दिन खाएगा बेचारा, मरेगा ना। तो ये गलत ही व्यवस्था है। आगे चलते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं,
कहां तक? अगला दे सुनिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। कहता है जो आपके पिता का, जो आपकी पैतृक परंपरा जो आ रही है आपके, वही आप पेशा चुन सकते हैं, कोई दूसरा पेशा, ये हिंदू धर्म की व्यवस्था थी। भले ही वह उसमें पारंगत हो पारंगत हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको चुनना है तो वही पेशा चुनना है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, आगे सुनिए, न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बन गई थी। अब सोचिए, हमारे पास जैसे हम लोग सब हैं, एक ही जाति के सब हो जाते, अब बताओ हम करते तो नहीं सब भूखे मरता ना। अब हम बहुत अच्छा करने लगे और बाकी को कोई के में नहीं का अच्छा से करे तो बेचारा भूखे मर जाएगा। हमको नहीं आता, हम क्या करें? तो मरो भूखे, यही ना होता जी, भूखे मरिए। अब इसके कारण से बेरोजगारी का ढेरी लग गया, पूरे भारत में इतना बेरोजगार पड़ गए, काम ही नहीं है। तो वही बन गया हमारे, न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण दिख रहा है आंखों से कि यही जो है ना बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन तैयो इसको कोई सुधार नहीं रहा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी समस्याओं को जो उसने झेला उस बात को इसमें लिखे हैं। आगे चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की शुभेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। आगे कहते हैं, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता बस करते हैं। क्या करते हैं? विवशता बस। आपके पास उद्योग धंधा लगे हुए हैं लेकिन आपको वो काम नहीं करना है। किसके वजह से? आप किस जाति में जन्म लिए हैं, उस जाति के आधार पर। आपके पैतृक कार्य क्या है, आप उसी कार्य को कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि वहां पर उद्योग में खाली जगह है, हम जा सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वही बात बोल रहे हैं। ऐसा स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? कम काम प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है मेरे भाई? अब बताइए, हमको जो काम में मन ही नहीं लगता है उस काम में हम कभी अग्रणी हो सकते हैं, प्रथम श्रेणी को प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते। हमको इच्छा नहीं है जो हो रहा हो। जैसे देखा में जगह पढ़े नहीं मन लगता, वह क्या पढ़ा रहे हैं, छोड़ो ना जी, आराम से चोरी करके लिख दे भाई, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहानी खत्म है। तो वो कभी भी उस चीजों को उत्तम श्रेणी तक नहीं पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक ही कहना है पूरे इसमें कि जाति के आधार पर जो काम का बंटवारा हुआ है गलत है, उसके क्षमता के आधार पर काम की बंटवारा होनी चाहिए। क्षमता, जो क्षमता है, जो काम कर सकते हैं आप। आगे सुनिए, अतः यह निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। बताइए, भारत में 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, बाकी बैठा हुआ है, तो क्या भारत में उतना पैसा आएगा? आएगा जी? नहीं आएगा। तो आर्थिक रूप से हम कमजोर होंगे या नहीं होंगे? दम होंगे। तो ये गड़बड़ बात है मेरे भाई, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्या बना देती है? और वो अपने दिमाग को, दिल को कह देता है कि बाबू आपको यही करना है, ऐसी जीना है और ऐसी मर जाना भी है। ऐसी हमारी व्यवस्था में, समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी मेरे दोस्त। ये जो गलत है, आपको सुन के भी ये लग रहा हो कि बाप रे बाप, उस युग में हम रहते तो मेरा क्या होता लाले, तो गड़बड़ हो जाता सब। आपका बर्दाश्त नहीं कर पाते हम लोग, मर जाते भूखे, है ना जी। आज हम लोग पढ़ नहीं पाते।
अब हमारा में एक ही टैलेंट है, हम पढ़ा सकते हैं, दूसरा हम कर नहीं सकते हैं कुछ, दूसरा चोरी कर सकते हैं, दूसरा टैलेंट हमारा में क्या है, चोरी करना। अब काज नहीं, उस जमाना में चोरी करने वाला भी कोई जात होगा, वही खाली चोरी कर सकता है। तो ये तो बड़ा, आप देखिए हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये ना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गड़बड़ था ये सब। अब सुनिए लास्ट पॉइंट, लास्ट है ये, खत्म हो गया ये चैप्टर, निबंध पूरा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। सुनिए, अब डॉक्टर भीमराव इतना बात बता दिए, कहते हैं कि जाति एकदम गलत है, किसके आधार पर काम होनी चाहिए, उसके क्षमता के आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए, कि ना कि उसके जाति के, कि किस जाति में वो पैदा लिए, ये गलत है एकदम। आई हम तो हम गलत कहते उस जमाना में होते थे, यानी समझ लो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम ही है। अरे अभी उनका आत्मा हमरे में नहीं हो, हम ही ना बोल रहे हैं जी। तब मेरे द्वारा जाति प्रथा की, सुने, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब बताइए आप लोग, हम भीमराव अम्बेडकर हमसे पूछना चाहते होंगे कि बताइए सर, जो बर्बर कर रहे हैं कि जाति खराब है, जाति खराब है, जाति खराब है। देखिए एक चीज बताता हूं, दिल से समझिएगा, जो जाति में जो पैदा ले लेता है उसके लिए जात प्रेमी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हम एक कुत्ता के भी पोस लेते हैं तो हमारा प्रिय हो जाता है, दूसरा कुत्ता को हम देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये आप बरियरी कर रहे हैं अपने मनों को। सिर्फ हर कुत्ता कुत्ता ही होता है और हर जात जाति होता है। हर जात क्या होता है, जाति होता है। आप ब्लड बैंक में अगर आपको खून की जरूरत पड़ गया, ब्लड बैंक गए, तब वहाँ पूछिए कि कौन जात के खून तो हमें डला रहा है, क्योंकि वहाँ तो प्राण की बात है ना। तो बस यही मान के हम लोग चलेंगे कि सबके अंदर प्राण है, सब प्राणी है और सब एक है, कहानी खत्म। फिर जाति अपने घर पर गया और चीज़ें अलग है। समाज की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोग चलेंगे। जैसे शादी विवाह की व्यवस्था है, अपना अपना करिए, वो आपकी इच्छा है। अब प्यार मोहब्बत हो जा रहा है तो नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, रह रहा भी है तो वो बागी अपना मन के हो सकते हैं। लेकिन लोगों से घृणा नहीं करना है, बस कहानी खत्म। जाति यहीं पर ही खत्म हो जाती है, लोगों से घृणा नहीं करना है। लेकिन शादी विवाह की अगर बात है तो थोड़ा अपना समझ बूझ के कर लेना है। आपको इच्छा है तो कर लीजिए, नहीं इच्छा तो आपकी मर्जी। अब देखिए बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे हनुमान मंदिर के पंडित थे कुणाल शर्मा, वो चौधरी से शादी कर लिया, उनका बेटा था, क्या दिक्कत है, रख के एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर। चौधरी समझते तारी उतारे वाला, चौधरी से शादी कर लिया, बड़ा अच्छा देखा, सुंदर शानदार कर लिया। अरे कौन चौधरी तो है, वो अथी है, कुछ बनल है, सम्राट चौधरी पगला, मैंने पुरुष से शादी करेगा। अब सुनिए, संभावी चौधरी ऐसे नाम है कुछ, संभावी चौधरी, उनसे शादी कर लिए, तो दिक्कत क्या है। लेकिन थोड़ा अपनी मर्यादा को भी कायम रखना है। आगे आइए, सुनिए यहाँ ध्यान से, इसे हटा देना है। अब सुनिए, सवाल आप लोग आ गए ना हमारे अंदर से कि सर बताइए तक कौन आदर्श समाज कौन है, बताइए तो देखिए बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अपन क्या है डॉक्टर, अभी मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, भाईचारा भातृत्व पर आधारित होगा। क्या होगा, हम जो समाज में रहेंगे एकदम स्वतंत्र होंगे, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, जो इच्छा करेगा वो काम, पतंग उड़ा के मन का पतंग उड़ाएंगे, सूतने का मन का सूतेंगे, जागने का मन जागेंगे, जो करेगा वो हम करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। समानता, सभी को समान अधिकार प्राप्त रहेगा, सभी को समान अधिकार, मंदिर में जा सकते हैं। आप चलिए तो बढ़ना नहीं है, बढ़नी नियत, पहले बताना तो बड़ी कष्टदायक है जी, सब सुनिए तो बड़ी दुखद लगता है। जैसा कि सुना गया है, देखे तो ना है हम, जो दलित परिवार होते थे उनके पीछे बांध दिया जाता था ऐसे एगो बोड़ा, लटका रहता था बोड़ा, जैसे कैसे पापा के परिजन चलता है ऐसे है ना, वैसे ना वो बांध देता था पहले। आप अपना चलिए, बहारते जाइए, बहाराते जाते है, क्योंकि माना जाता था कि वो धरती छुआ गया, धरती क्या हो गया बताइए हो। ये सब कितना अशिक्षता था रे मर्दे, सुन के लगता है कि दम बड़ा तकलीफ है। क्या है, बड़ा तकलीफ है। चलिए आइए, कोई बात नहीं है, यही सब चीज़ों को दूर करना है। सुनिए स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, क्या चीज, भाईचारा। इस तरह से हम लोग को एक साथ रहना है। जैसे यहाँ पड़ी है, सुनिए ध्यान से, इस बेंच पर सब बैठल है ना, आप अपने अलग अलग जाति को होंगे, एकदम कन्फर्म है।
क्या आपको अभी लग रहा है कि हम अलग जाते, सबको लग रहा हो कि हम एक है? क्या है? हम विद्यार्थी हैं। और सुनिए, यह बाजवा कहां से आई थोड़े? कहते हैं डॉक्टर भीमराव, इस तरह से हम लोग एक जगह रहेंगे कि जैसे दूध में पानी को मिला दे। दूध में, यानी दूध में जब पानी मिल जाए तो पता न चले कौन पानी है कौन दूध। फिर हंस के बुलाए पड़ेगा। किसको बुलाए पड़ेगा? हंस पानी छोड़ देता है, दूध खाए। दूध रे, दूध को क्या करेगा मेरे भाई? पी जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो भातृत्व यानी एकदम भाईचारे के प्रेम से रहेंगे, एकजुट में हम लोग, सबको समान अधिकार रहेगा, स्वतंत्र रहेंगे, सब जो इच्छा करना करिए। वही आदर्श समाज है, वही कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह सुनिए, क्या यह ठीक नहीं है कि भातृत्व और भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बताइए, कोई भाई भाई एक दूसरे से, ऐसे तो भाई भाई ज्यादा दुश्मन है, लेकिन इनका जो कहना है वो मानिए कि भाईचारा से कोई दूसरे का आपत्ति नहीं होता है। चलो भाई है, सब भाई एक है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। क्या हो सके? हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा सब में आएगा, तुम में नहीं आएगा तो हम में भी नहीं आएगा। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध संपर्क अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध करने चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी को समान अवसर, ये वो जो भी उपलब्ध कराना करा दीजिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी ऐसे हम लोग एक जगह मिल जाएंगे कि पते नहीं चलेगा कि दूध कौन है, पानी कौन कौन जाति का हिसाब गया भाड़ में। हम लोग अब जिंदाबाद इंसानियत, कौन सी बचा? खाली इंसानियत बचा। क्योंकि लोकतंत्र, सुनिए, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, पद्धति लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। क्या है? कहता है लोकतंत्र खाली ये न बताता है कि शासन प्रशासन कैसे चलेगा, लोकतंत्र ये भी कहता है कि लोग कैसे रहेंगे भाईचारा बना के, एक सभी को समान अधिकार है, कोई भी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ। उसके बाद कहता है लास्ट पॉइंट, आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखा जाए। आप कोई जाति हो, भाईचारे से रहिएगा, आपका साथी हम बनेंगे, वो हमारा साथी बनेगा, वो ओकरा साथी बनेगा, सब एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे? आदर सम्मान की भावना रखेंगे। अगर समाज हमारा बनता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है, यानी अपुन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहा है, वह समाज कहाँ जाएगा? बहुत विकसित होगा। बहुत क्या होगा? लेकिन जिसमें सुनिए लास्ट पॉइंट, जिसमें वो वाला जो पहले वाली भावना थी वो वाला अगर रहेगा तो समाज हमेशा नीचे जाएगा। और जिसमें इस तरह की भावना पैदा होगी, सबको समान अवसर, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे से मिलजुल कर रहना, सभी के प्रति एक प्रेम, सभी के प्रति श्रद्धा, सबको एक समझना, ऐसे समाज कहाँ जाएगा? बहुत विकसित करेगा। यही था हमारा निबंध। किसका निबंध था? डॉक्टर भीमराव। तो हो गया खत्म। अब इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बच गया है, क्वेश्चन आंसर तो अगले दिन हम लोग, अगला दिन मतलब अगला जब पढ़ाएंगे हिंदी तब क्या करेंगे? बना लिया जाएगा। लेकिन तलगिला लेखक परिचय सब याद कर लेना, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भागिए, एक चैप्टर खत्म हो गया। पढ़ा दिए जी हिंदी, ऐसे ही हम लोग कर दें खत्म हिंदी। कंठ मेरा हो गया खराब, कुछ हुआ?